हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ कंपोनेंट से रिगार्डिंग जो हमें मेंशन्ड है उनसे रिगार्डिंग हम एथिक्स का रोल और मतलब कि एथिक्स की नैतिकता की और मूल्यों की क्या वहाँ पे भूमिका है उसको देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इससे हमें एक एनालिसिस मिलेगा कि किस तरीके से ऐसे जब हमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से उनको समझना है और कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें मेनली वहाँ पे मेंशन करनी है। तो गाइज जो आपको आज पॉइंट्स मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं, आप उनको अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लाइक करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है यहीं पे। और गाइज अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि झा सर अकेडमी पे आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस बैच में जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा, इस आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। बहुत ही बेहतरीन बैच है, इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग द फॉलोइंग 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर विज ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर। मतलब सॉफ्ट पावर में कल्चर एंड पॉलिसीज एंड सोशल हार्मनी। व्यापक राष्ट्रीय शक्ति सीएनपी के निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों को बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों की भूमिका पर चर्चा करें। मानव पूंजी, सॉफ्ट पावर, संस्कृति और नीतियां और सामाजिक सद्भाव। तो ये क्वेश्चन गाइस GS4 एथिक्स इन पब्लिक वैल्यूज से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक राष्ट्रीय शक्ति का नेशनल पावर के मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसके हमें 3 कॉम्पोनेंट्स नेशनल पावर के मतलब हमारे एक नेशन की जो पावर है, शक्ति है, उसके हमें 3 कॉम्पोनेंट्स दिए गए हैं जो मुख्य रूप से ये कॉम्पोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी, सॉफ्ट पावर जिसमें कल्चर और पॉलिसीज के बारे में हमें बताना है, और सोशल हार्मनी सामाजिक सद्भाव। इन तीनों कंपोनेंट्स
के बारे में बात करते हुए इनसे रिलेटेड हमें क्या बताना है कि किस तरीके से एथिक्स और वैल्यूज़ अपना रोल निभाती हैं। मतलब जो नैतिकता है और जो मूल्य हैं वो अपनी भूमिका किस तरीके से निभाते हैं इन कंपोनेंट्स को बढ़ाने में। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है कि कैसे ये भूमिका निभाते हैं एथिक्स और वैल्यूज़ इनको अ, बढ़ाने में, इनको अच्छा करने में। राइट। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। Ethics is a system of principles that helps us to distinguish right from wrong, good from the bad. Ethical values like honesty, trustworthiness, responsibility can help to make rational decisions whether at the individual, societal or national level. एथिक्स क्या है बेसिकली, वो एक मतलब प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है कि एक प्रिंसिपल्स का हमें एक सिस्टम है। मतलब एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, हमें ये बताता है, वो ये पता चलता है हमें उससे कि क्या हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब हम वो डिफरेंस बता सके, हम अंतर समझ पाए, अंतर ज्ञात कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बारे में हमें एथिक्स बताती है। एथिक्स से हमें वो पता चलता है, ठीक है, कि क्या डिफरेंस हमें पता चलता है राइट और रॉन्ग में और गुड और बैड में। तो जो एथिकल वैल्यूज, अब ये तो थी नैतिकता, अब जो नैतिक मूल्य हैं एथिकल वैल्यूज, जैसे कि ऑनेस्टी, कि सच बोलना चाहिए, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वास लायक। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो ये क्या, ये एथिकल वैल्यूज़ हैं। ये आपकी मदद करती हैं कि आप प्रॉपर तरीके से हर एक सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, आप सही गलत देखते हुए, अच्छा बुरा देखते हुए आप अपना डिसीजन ले सकें। चाहे एक इंडिविजुअल लेवल पे ले रहे हैं, चाहे आप सोसाइटी के लिए ले रहे हैं, चाहे आप नेशनल लेवल पे ले रहे हैं। हर एक लेवल पे, छोटे से बड़े लेवल तक, वो आपको इस चीज़ के बारे में हेल्प करती है डिसीजंस लेने में, हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को एनालाइज करते हुए। राइट। तो अब हम बात करेंगे कि इन जो तीन कंपोनेंट्स हमें बताए गए थे उनमें एथिक्स का और वैल्यूज़ का क्या रोल है, क्या उनकी भूमिका देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल, कि एथिक्स क्या ऐसी भूमिका निभाती है, वैल्यूज़ क्या ऐसी भूमिका निभाती है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को बढ़ाया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। फर्स्ट इज, ethics is all about the choices that an individual makes. People always face many dilemmas and choices that affect the quality of their lives. एथिक्स क्या है, जैसे अभी हमने बताया, वो किस में मदद करता है कि एक वो डिस्टिंग्विश करने में, अंतर ज्ञात करने में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ देखने में। तो ये क्या करता है, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को डिसीजन लेने में मदद करता है, चूज़ करने में मदद करता है कि इस सिचुएशन में एनालाइज करें कि भाई क्या सही है, हम ये देख पाएँ क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाएँ। ठीक है। लेकिन क्या चीज़ हो जाती है इसमें कि कई बार हमें कुछ दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसी भी चॉइसेस होती है जिससे कि कुछ लोगों की लाइफ या उन अफेक्ट हो सकती है। उस पे निर्भर रहता है ये, कई बार उससे दिक्कत हमें देखने को मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक ब्यूरोक्रेट है, अब आपके सामने एक केस आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन वो जो केस आया वो क्या था, मान लीजिए हिट एंड रन का केस है, ठीक है, कि टक्कर मार दी और भाग गए। अब वो जो केस आया, आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है, मैं प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्टी से मैं डिसीजन लूँगा उस पर, ठीक है, मैं जस्टिस प्रोवाइड करूँगा। लेकिन जब आपको पता चला कि वो जो पर्सन था हिट एंड रन जिसने किया, हिट एंड रन का केस जिसके अगेंस्ट है, आपको जब वो पर्सन पता चला तो आप ही का कोई रिलेटिव था, बहुत क्लोज रिलेटिव, मान लीजिए आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, मान लो ब्रदर है आपका, ठीक है। तो अब आप किस दुविधा पे आ गए हैं कि अगर मैं
एथिकल रूप से सही देखते हुए अगर मैं करूँगा तो मेरे भाई को सज़ा मिलेगी, और अगर मैं उसको बचाता हूँ तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ये हुआ है, मतलब जिस पर्सन को चोट आई है उसके लिए गलत होगा। तो वो एक डायलेमा पे आ जाते हैं हम, और उससे क्या होगा, अब जो मैं जो चूज़ करूँगी उससे किसी ना किसी की लाइफ अफेक्ट हो सकती है और होगी, राइट। तो इससे कई बार हमें ये दिक्कत भी देखने को मिलती है एथिक्स या एथिकल वैल्यूज़ की वजह से। नेक्स्ट इज ethics and values make an individual aware that their choices have consequences both for themselves and others. अब इससे इंडिविजुअल को, अब ये जो दुविधा आई, अभी दुविधा से क्या पता चला कि उसको दिक्कत आ रही है देखने में, चॉइस करने में कि मुझे क्या करना है, मुझे सही का साथ देना है या मुझे अपने भाई का साथ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो, उनको ये पता चलता है कि ये देख पाते हैं, वो अवेयर होते हैं इस चीज़ से कि मैं जो भी डिसीजन लूँगी उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कि अगर मैं राइट की तरफ, जो सही है, अगर मैं उसका साथ देती हूँ तो मेरा जो रिलेशन है, मेरा मेरे भाई के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा, और मेरा भाई क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो मेरे लिए भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होगा और मेरी फैमिली के लिए भी होगा। तो मुझे वो भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं अपने भाई का साथ देती हूँ तो मुझे किसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिस पर्सन को चोट लगी है उस पर्सन से रिलेटेड मुझे उसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे हर चीज़ के बारे में पता चलता है। मतलब एथिक्स और वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल को अवेयर करवाती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए हो सकते हैं और दूसरों के लिए हो सकते हैं, उसके खुद के डिसीजंस के। Thus, ethics and values build credibility, improves decision making and provides long term gains. तो इसीलिए जो एथिक्स एंड वैल्यूज़ है वो हमें एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कराती है, क्योंकि वो हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको किस तरीके से जाना चाहिए, क्या किस डिसीजन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, तो उससे हम एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं और लॉन्ग टर्म गेन भी हमें उसका मिलता है, क्योंकि हम अच्छे से सारी चीज़ों को देख के डिसीजन ले रहे हैं ना। सब कि हर किसी डिसीजन का, हर एक ऑप्शन जो मैं रख के चल रही हूँ उसका क्या परिणाम होगा आगे जाके। तो इसीलिए जब मैं वो सब देख के डिसीजन लूँगी तो मुझे लॉन्ग टर्म उसका गेन देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि सोच समझ के काम करना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके दिक्कत दे सकता है। तो अगर सोच समझ के आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, दिक्कत नहीं देगा। तो इस ये हमारे एथिक्स और वैल्यू से बेनिफिट होता है, राइट। तो ये हमने किसकी बात की, ह्यूमन कैपिटल की। अब हम बात करेंगे कि सोशल हार्मनी को किस तरीके से बढ़ाता है एथिक्स और वैल्यूज, क्या रोल वो प्ले करता है सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने में। First is, ethics and values are about character, the sum of qualities that defines a person. The same applies to society. अब ये सोशल हार्मनी कैसे बनाता है, अब जैसे हमने बात की कि एथिक्स क्या करता है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये बताता है, ये हेल्प करता है देखने में कि क्या सही है क्या गलत है, प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सिक्वेंस को एनालाइज करते हुए, हर चीज़ का परिणाम देखते हुए डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है, जब अगर किसी के अंदर एथिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी है, करेज है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब ये चीज़ें होती हैं तो वो एक उसका जो एक कैरेक्टर डेवलप होता है ना, वो अच्छा होता है। तो वो जो भी काम करेगा वो अच्छा, जहाँ पे जो चीज़ अच्छी होगी और सही होगी वो वही काम करेगा। तो वो उसके खुद के लिए भी अच्छा होता है, और वो अल्टीमेटली अगर उसका ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर अगर उसकी जो वैल्यूज़ है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, तो वो आगे चल के क्या करेगा, वो सोसाइटी के लिए भी उन्हीं क्वालिटीज़ को यूज़ करेगा। तो वहाँ पे वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही, अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे सोसाइटी के लिए, तो सोशल हार्मनी बढ़ेगी, राइट। Next is, ethics and values develop norms of behavior that everyone should follow in society. If every person acts with a selfish motive, society might fall into chaos and anarchy. अब ये जो एथिक्स एंड वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं, ये कुछ ऐसे नॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं कि कुछ नॉर्म्स ऐसे सेट कर देता है, कुछ मानदंड बना देता है व्यवहार के, जिसको कि हर एक पर्सन को, जो सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनको फॉलो करना ही करना है। तो उससे क्या रहता है, सोशल हार्मनी बनी रहती है। क्योंकि अगर मान लीजिए
वैल्यूज़ नहीं है, एथिक्स नहीं है, कोई नॉर्म्स बनाए ही नहीं गए, कोई इस्टेब्लिश ही नहीं हुए, तो क्या चीज़ होगी कि हर एक पर्सन अपने बेटरमेंट के लिए काम करेगा, मतलब सेल्फिश बन के काम करेगा, वो सोसाइटी के लिए किसी के अच्छे में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने अच्छे के लिए काम करेगा। तो उससे क्या होगा, एक जो सोसाइटी है उसमें एनार्की आ जाएगी और क्योस, बहुत ज़्यादा दिक्कत, अराजकता हमें देखने को मिलेगी, अराजकता गिर जाएगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, राइट। तो अगर एथिक्स होगी तो एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, प्रॉपर तरीके से नॉर्म्स डिफाइंड है, तो हर एक पर्सन को उसको फॉलो करना है, तो वो सोशल हार्मनी बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी। There is nothing wrong with pursuing one's interests. However, an ethical person must be willing, at least sometimes, to place others' interests ahead of self-interest because of our responsibility to society. अब क्या चीज़ है, अब जैसे कि हमने बात की कि हर एक पर्सन सेल्फिश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फिश होना या अपने बेनिफिट के बारे में, अपने अच्छे के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना बुरा है, नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट से ऊपर अगर दूसरे की ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है, तो हमें दूसरे को अहमियत देनी भी चाहिए। तो अगर आप ये, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, तो अगर ये एटीट्यूड आ जाएगा, जो एटीट्यूड कौन डेवलप करता है, एथिक्स डेवलप करती है, एथिक्स से और एथिकल वैल्यूज़ की वजह से ये एटीट्यूड डेवलप होता है, तो ये होगा तो सोशल हार्मनी बढ़ेगी, हम उसको बरकरार रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज मोर ओवर, often ethics succeeds law in safeguarding society. The law machinery is often found acting as a mute spectator, unable to save the society and the environment. अब क्या चीज़ होती है कि जैसे सोसाइटी को सेफ गार्ड करना है, बचाना है, संरक्षित करना है, अच्छे तरीके से उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसकी रक्षा करनी है, तो उसमें कई बार लॉ इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता जितना कि एथिक्स होता है। क्या चीज़ है, अब मान लीजिए अगर एक पर्सन में, अगर मान लो सोसाइटी में 10 लोग रह रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो 10 लोग में एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे गलत का साथ नहीं देना, मुझे सही करना है, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर वो ये सब चीज़ें जानते हैं तो वो अच्छे में काम करेंगे, तो वहाँ पे सोसाइटी की वेलबींग बनी रहेगी, सोसाइटी में हमें हारमोनी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए एथिक्स नहीं है, या फिर अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत काम हुआ, तो लॉ उसको इतने इफ़ेक्टिवली, इतने प्रॉपर तरीके से, जितना कि जहाँ पे एथिकल वैल्यूज़ है वो मेंटेन कर पाएगी, लॉ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, मान लीजिए अगर एक सोसाइटी में, दो सोसाइटी अब हैं, दोनों में 10-10 पर्सन है, एक सोसाइटी में क्या है, जिन लोगों में एथिकल वैल्यूज़ है, तो वहाँ पे सोसाइटी में हमें हार्मनी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी सोसाइटी में फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में एथिक्स हमें देखने को नहीं मिलती, वो लोग जो हम कह देते हैं ना कि बड़े बेकार लोग हैं, गंदी सोच के हैं, तो इस टाइप के लोग हैं। अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मान लो कर देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, अब मान लो जी उनके अगेंस्ट केस कर दिया, तो क्या होगा, वो केस चलता रहेगा तारीख पे तारीख पे तारीख। क्या वो हार्मनी आएगी, नहीं आएगी। तो उससे क्या होता है कि कई बार लॉ भी एक म्यूट स्पेक्टेटर बन जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी या एनवायरनमेंट हमारा नहीं बच पाता, वो नहीं बचा पाती। तो जितने इफेक्टिवली एथिक्स सक्सीड करता है, एथिक्स वर्क करता है, उतना इफेक्टिवली लॉ वर्क नहीं कर पाता, राइट। तो ये हमने किसकी बात की कि सोशल हार्मनी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि एथिक्स और वैल्यू से हम किस तरीके से सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दे सकते हैं। First is, international relations are largely driven by the ideology of realism, which propagates national interest, precedes every action of a nation. कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें क्या देखने को मिलता है, रियलिज्म की, यथार्थवाद की विचारधारा हमें देखने को मिलती है कि भाई सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट है, और नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हर एक एक्शन लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बोलते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट के बेसिस पे ही करते हैं। जैसे कि यूएस से क्या कर रहा था पहले, क्या था, यूएसए पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन आज के टाइम पे यूएसए इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने इंटरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, नेशनल इंटरेस्ट काम करता है, किससे, जिससे कि नेशन
हर एक एक्शन लिया जाता है उसके बेसिस पे ही। हाउएवर, परस्यूएंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मस्ट नॉट ऑलवेज बी फुलफिल्ड विद हार्ड पावर, कि जो ये नेशनल इंटरेस्ट है इसको हमेशा हार्ड पावर मतलब कि मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर, अपना कुछ दबदबा दिखा के, रोब दिखा के ही नहीं जताया जा सकता या गेन किया जा सकता। सॉफ्ट पावर, अ कंट्रीज इमेज ड्यू टू इट्स कल्चर एंड वैल्यूज, ऑल्सो सिक्योर्स नेशनल इंटरेस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर्स इंटरेस्ट। अब क्या चीज़ है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे एथिक्स कैसे है। एथिक्स कैसे है कि उसमें क्या, हमें वैल्यूज़, कि हमें किसी को हार्म नहीं करना, हमें सबके बेटरमेंट के लिए काम करना है, या हमें सही गलत देखना है कुछ भी करने से पहले। तो हार्ड पावर कहते हैं कि हम रॉब दिखा के करते हैं, अब दूसरे का कुछ होता बस अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं हम। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होती है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने कल्चर वैल्यूज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, और हम इस तरीके से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं कि दूसरे का इंटरेस्ट हार्म ना हो। हम बेशक से अपने इंटरेस्ट की सोच रहे हैं, लेकिन हम साइड बाय साइड क्या देख रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट की वजह से दूसरे बंदे को दिक्कत ना हो। तो वो क्या है, वो एथिक्स है, वो वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं, राइट। इन दिस रिगार्ड, एथिक्स एंड द कंट्रीज एंशियंट वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन इंडिया रिवाइव अ नेशनल प्राइड एंड प्रोजेक्ट अ कंट्रीज पीसफुल इमेज। अब ये जो हमें एथिक्स देखने को मिलती हैं, या जो हमारी कंट्री की जो पुरानी विचारधारा है, मूल्य हैं, एंशियंट टाइम्स की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम, तो इंडिया में तो इससे क्या होता है, नेशन की जो प्राइड है, प्रॉस्पेरिटी है, वो उजागर होती है, वो वापस आती है, और कंट्री का एक पीसफुल माइंड की, एक शांत दिमाग, एक अच्छे तरीके से सुख पूर्व तरीके से वो उसको प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो एक सॉफ्ट पावर के तौर पे ही क्या कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे को हार्म भी ना पहुंचाते हुए, कि दूसरे को दिक्कत ना हो, उस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो ये क्या थे कि किस तरीके से सॉफ्ट पावर को भी इन्हांस किया जा सकता है, उसमें एथिक्स का रोल हमें क्या देखने को मिला, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से कि एज स्टेटेड बाय इंडियाज करंट प्रेसिडेंट कि nations are not built by governments alone, each citizen is a nation builder. There is an immense role in ethics in enhancing the comprehensive national power of a country. कि अभी हमारे प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि जो नेशन है वो सिर्फ सरकार से ही नहीं बनता, सरकार ही अपने काम के थ्रू नहीं बनाती है उसको। नेशन किससे बनता है, हर एक उसके सिटीजन से। जैसे कि एक कंट्री किससे बनती है, क्या कंट्री सिर्फ स्टेट से बन रही है, स्टेट भी किससे बनी हुई है, उसमें रहने वाले लोगों से, उनके सिटीजन से। सिटीजन्स क्या बनाते हैं, सिटीजन ही एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, सिटीजन्स ही एक स्टेट बनाते हैं, और वो सिटीजन्स ही है जो एक नेशन बनाते हैं। और नेशन बिल्डिंग का काम भी हर एक सिटीजन अपना योगदान देके ही करता है। तो उसमें सिर्फ सरकार काम नहीं करती, वहाँ के लोग भी पूरा का पूरा योगदान अपना देते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे एथिक्स और जो वैल्यूज़ हैं उनका बहुत ही ज़्यादा हमें योगदान, बहुत ज़्यादा वो भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा उनका रोल देखने को मिलता है, ताकि एक जो नेशन की पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कंट्री की बढ़ाई जा सके, उसको एनहांस किया जा सके। तो एक मुख्य भूमिका वो निभाते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।